हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्शनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज की टाइटल तो पढ़ी ही होगी आप लोगों ने। हो सकता है मेरे जो कुछ पुरुष जो मेल व्यूवर्स हैं उन लोगों को सुन करके और टाइटल देख करके कुछ बुरा लगा होगा, लेकिन प्लीज़ आप टाइटल पे ना जाएं, मेरी पूरी बात को सुने, उसके बाद जज करें कि क्या मैं जो की हूँ वो उचित था या अनुचित था। तो मैं बात शुरू करती हूँ कि ये परिस्थिति कब और क्यों आती है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। इस तरह की परिस्थिति क्यों आती है जब आपको किसी के ऊपर हाथ उठाना पड़े या अपने बातों से आप उसे न समझा पा रहे हो और आपको जो है शारीरिक बल का उपयोग करना पड़े। मैं इसे किसी भी रूप में बढ़ावा नहीं देती हूँ, शारीरिक बल को मैं किसी भी रूप में बढ़ावा नहीं देती हूँ, मैं उसका पुरजोर विरोध करती हूँ। परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है मनुष्य के जीवन में जिस वक्त आप अपनी मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और उस समय उचित या अनुचित का ज्ञान नहीं रहता है। इस सृष्टि में जब हम औरत बन करके आते हैं तो हमें बचपन से ही बहुत कुछ सिखाया जाता है कि किस प्रकार हमें अपने भाई, पिता, पति, खास करके पुरुष है उनका किस तरह से सम्मान करना चाहिए, चाहे आपके ऊपर वो कितना भी अत्याचार करे, चाहे आपके साथ कितना भी दुर्व्यवहार करे, लेकिन सभ्यता, संस्कृति सब आपसे ही जुड़ी होती है। मान मर्यादा सब आपको ही देखना पड़ता है। आप कभी भी कष्ट झेले लेकिन आप जवाब ना दें, और अगर आप मार खा ले और उसे हाथ ना उठाए मारने वाले को, तो आप सभ्य नारी बोले जाएंगी। और जिस वक्त आप इस चीज का विरोध करेंगी तो हो सकता है आपके ऊपर बहुत तरह का लांछन लग जाए। तो इसी विषय में मैं बात करना चाह रही हूँ कि आखिर इस तरह की घटना जो मेरे साथ हुई कब और क्यों हुई। तो ये बात है 2010 की, जिस समय मैं नया नया अपना बिजनेस स्टार्ट की थी। मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से शेयर की थी कि अभी तक मैं लगभग 4-5 कामों का अनुभव मुझे प्राप्त है। मैं बुटीक स्टार्ट की थी 2010 में, 17 फरवरी को मेरे शॉप का ओपनिंग था। और उस टाइम बुटीक में आप तो समझ रहे होंगे, अगर आप ना समझे तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि बुटीक में मतलब कुछ जैसे कि खास करके महिलाओं का आइटम था। मैं पुरुष का कोई भी मतलब क्लॉथ नहीं रख रही थी। और उसमें जो आप कुछ ड्रेस वगैरह लड़कियों के लिए डिज़ाइन करके डिज़ाइनर सूट या कोई भी फ्रॉक वगैरह जो भी है आप अपने बुटीक में टेलर रख करके अगर बनवाते हैं तो वो बुटीक होता है। और नॉर्मली जो कपड़े का दुकान होता है जिसमें कि गर्ल्स के आइटम्स या लेडीज़ के आइटम्स रखे जाते हैं तो वो शॉप कहलाता है। तो वही मैं बुटीक खोली हुई थी। और मेरे बुटीक में मैं जिस समय ये काम स्टार्ट की थी तो मेरा ये आइडिया था कि मैं बुटीक रखूँगी, खोलूँगी, कुछ डिज़ाइन करके मैं ड्रेस दूँगी और अपने टेलर से बनवाऊँगी और कुछ रेडीमेड आइटम्स भी मैं रखूँगी। और उस टाइम में जहाँ से मैं हूँ तो उस टाइम महिलाएं जो है बुटीक वगैरह चलाती थी, बट स्कूल के ड्रेस वगैरह नहीं बनवाती थी। ये काम पुरुषों का था और समाज ऐसे भी पुरुष प्रधान है तो इसमें उन लोगों को ही योग्यता प्राप्त थी और पुरुष ही इस काम को करवाते थे और अच्छा खासा वर्चस्व था इस फील्ड में। लेकिन मेरी एंट्री जब इस फील्ड में हुई, जब मैं बुटीक खोली, तो मेरा सबसे पहला एम था कि मैं पूर्णिया के अच्छे उस समय के जो टॉप 2-4-5 स्कूल हैं उससे मैं कंसल्ट करूं और जो स्कूल ड्रेस वगैरह के ऑर्डर मुझे अगर मिल जाते हैं तो मेरे अपने बुटीक में ड्रेस का काम स्टार्ट कर दूंगी। मेरा मेन फोकस वही था, स्कूल ड्रेस का ही। तो ड्रेस के काम करने के लिए मुझे ट्रेंड टेलर चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? बुटीक से सटा हुआ ही एक टेलर मास्टर जो कि स्कूल ड्रेस वगैरह बनाते थे। तो मैं उनसे बोली कि भैया अगर आपके नज़र में कोई हो तो आप मुझे कोई टेलर मास्टर देना, मैं बुटीक में अपना ये स्कूल ड्रेस वगैरह का काम शुरू करूँगी और मुझे 4-5 स्टाफ चाहिए। तो वो बोले ठीक है मैडम, ऐसे आप अगर मुझे ऑर्डर देते हैं तो मैं भी यही काम करता हूँ तो मैं आपके काम को कर दूंगा। मैं बोली पक्का आपसे हो जाएगा, आप ये काम कर लोगे? तो हाँ मैडम हो जाएगा, आप बस ऑर्डर लाइए। तो मैं 2-4-5 अच्छे स्कूल से कांटेक्ट की और ऑर्डर लाई ड्रेस का। और अच्छा खासा ऑर्डर, मुझे लगभग 400-500 ड्रेस का ऑर्डर मिल गया स्टार्टिंग में। फर्स्ट स्कूल जो मेरा था, 400-500 ड्रेस का लमसम मुझे ऑर्डर मिल गया। तो मैं उनसे बोली कि चलो भैया आप काम शुरू करते हैं। सारे जो भी मटेरियल वगैरह थे मैं ला करके उनको दे दी और काम में थोड़ा वो विलम्ब कर दिए। कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें समय की बहुत ही महत्व होती है और आपके वचन की।
वैल्यू होती है। तो मैं जो टाइम मेरे से लिया गया था उस टाइम पीरियड में मुझे उस ड्रेस को डिलीवर करना मतलब बहुत ही ज़रूरी था। अगर मैं ड्रेस के ऑर्डर टाइम पे नहीं देती और स्कूल में अगर टाइम पे मेरा स्कूल ड्रेस नहीं पहुंचता तो फीडबैक ख़राब जाता और हो सकता है कि दूसरे स्कूल से मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते। तो मैं बहुत परेशान थी। तो मैं बोली कि भैया आपसे काम तो हो नहीं रहा है, तो आप एक अच्छे टेलर को ला दो, आपके गांव में ही होंगे। तो वो बोले चलो ठीक है मैडम, मैं आपके लिए खोज करके लाता हूँ। तो वो फिर बाद में दूसरे दिन आकर के मुझे बोले कि मेरा एक पड़ोसी है, नियाज नाम है उसका, तो आप उन्हीं को रख लो, वो बहुत अच्छा टेलर मास्टर है और शर्ट पैंट वगैरह बनाता है। तो मैं बोली चलो अच्छा है। तो नियाज आ गया, काम मेरी बहुत जोरों से चल गई। जो बीच में तो उसने धोखा दे दिया था, जो फर्स्ट वाले को जो मैं दी वो टाइम पे मुझे दिया नहीं। तो नियाज आने के बाद मेरा काम फिर पिकअप पकड़ लिया और मैं धीरे धीरे ड्रेस 100-150 करके स्कूल वाले को डिलीवर कर दे गई। तो उसके बाद जब वो देख लिया कि उसके हाथों से वो काम निकल गया, जो पहला टेलर जिसके साथ मैं बात की थी उसके हाथों से जब ये काम निकल गया, निकलते हुए उसको नज़र आया, क्योंकि मेरे जो भी ऑर्डर थे न्याज अच्छे से करवा रहा था और अच्छा टाइम भी दे रहा था। 4-5 स्टाफ ला करके, अगर शॉप पे काम नहीं कर रहा है तो मेरे घर पे भी नीचे बहुत अच्छा सा ऑफिस टाइप का बना हुआ था, तो वहाँ जा करके वो अपने सारे स्टाफ लोगों को ला करके काम एकदम जोर शोर से रात के 9-10 बजे तक वो काम करवा रहा था। अब मुझे खुशी भी हो रही थी कि इतना अच्छा आदमी मिल गया है मुझे, मेरा काम अच्छे से हो रहा है। फिर उसने मेरे स्टाफ को भड़काना शुरू किया कि अरे तुम मैडम का काम कर रहे हो, मैडम तुमको कितना देती है एक ड्रेस पे, मैं तुमको उससे ज़्यादा दूंगा और दूसरे के पास तुमको रखवा दूंगा, तुम उनका काम ले लो, मैडम का काम छोड़ दो। तो वो बोला कि भैया ये बात सही है कि आप मैडम से मुझे मिलवाए हैं, यह मैडम को मैं वचन दिया हुआ हूँ कि मैं काम करके उनको कंप्लीट करके दूंगा, बीच में मैं मैडम को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो ये बात उसे पसंद नहीं आई और जब वो उसे प्रलोभन दिया, लालच दिया, फिर भी मेरा स्टाफ नहीं माना, तो फिर उसने दूसरा हथकंडा अपनाया कि लोगों में जो आसपास के जो दुकान वाले थे और सब 4-5 शॉप तो रहता है, एक दुकान के आसपास तो रहता ही है 2-4 दुकान, तो उन लोगों को बोलने लगा, गलत अफवाहें फैलाने लगा कि जो न्याज जो है सो मैडम के खूबसूरती के जाल में फंस चुका है, अब वो क्या निकलेगा, चाहे उसको लाख रुपए भी दे दो, न्याज नहीं निकलेगा। तो न्याज के कानों में ये बात गई, मुझे तो मालूम नहीं था, न्याज के कानों में ये बात गई तो न्याज मेरे काम पे आना छोड़ दिया। 3 दिन 4 दिन जब न्याज नहीं आया मैं बहुत परेशान हो गई। स्टाफ आ रहा था, दूसरा न्याज जो स्टाफ रखा था वो सब आ रहा था, लेकिन न्याज नहीं आया। तो मैं न्याज को फ़ोन की कि क्या हुआ, आप आए नहीं काम पे आजकल, 3 दिन से आप कहाँ रह रहे हैं। तो मैडम मैं घर से ही कटिंग करके भेज दूंगा, मेरे जो स्टाफ हैं वो काम कर देंगे, सो आपको मैं बेइज्जती नहीं होने दूंगा आपकी, इस टाइम पे मैं आप अपना ड्रेस डिलीवर कर सकती हैं। तो मैं बोली वो सब तो ठीक है, लेकिन बताइए अगर आपकी तबीयत ख़राब है या कोई बात है, किस कारण से आप नहीं आ रहे हैं। तो बोला मैडम मुझे बोलने में बहुत बुरा लग रहा है, सो ऐसे ऐसे मतलब आपके बारे में और मेरे बारे में बोल रहा था कि न्याज मैडम के खूबसूरती के जाल में फंस गया है, अब वो क्या लाख रुपये में भी काम करेगा। इसे सुनने के बाद जैसे कि मेरे शरीर में जैसे लगा जैसे झंझनाहट होने लगी कि उस वक्त मेरे मन में बस इतना ही ख्याल आया कि अगर प्रतिस्पर्धा करनी है तो सामने से आके करे, आप पीठ पीछे किसी को बदनाम करते हैं करूँ। मैं तुरंत गई उसके पास और जा करके मैं उसको पूछी कि तुम क्या बोल रहे थे न्याज को मेरे बारे में, और अनायास ही मेरा हाथ उसके कॉलर पे पड़ गया और मैं जोर का एक लापा उसके गाल में लगा दी। मैं बोली कि तुम अपने मर्यादा में रहो, तुम किसके बारे में बात कर रहे थे और तुम क्या बोल रहे थे। फिर वो घबरा गया, कुछ बोल नहीं पा रहा था। तब तक सड़क से आने जाने वाले 5-10 आदमी वहाँ इकट्ठा हो गए। ये क्या हुआ मैडम। मैं बोली आप देखिए इसे जैसा कि ये किस तरह की अश्लील बातें कर रहा है और किस तरह की अफवाह फैला रहा है और काम करने में कितनी परेशानियां क्रिएट कर रहा है। इसको क्या करना चाहिए, इसे यहाँ फाड़ करके रोड पर और नमक मिर्ची नहीं छिड़क देना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की विकृत मानसिकता के लोग होते हैं और लोगों को बदनाम करने में उनको मज़ा आता है। तो और भी कुछ जन वहाँ पे थे, जो 5-10 लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें से 1-2 तो उसको मारने के लिए आगे बढ़े कि नहीं। मैं बोली नहीं भैया छोड़िए, इसको सबक मैं सिखा चुकी हूँ और मेरे ख्याल से आइंदा आप किसी स्त्री के बारे में ये गलत टिप्पणी करने के पहले 100 बार सोचेगा। तो फिर वो माफ़ी मांगने लगा, नहीं मैडम, सो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, आप तो मेरी बहन के तुल्य हैं, माफ़ कर दीजिए। हम बोले हाँ माफ़ तो मैं कर ही दी तुमको, जो तुमको सबक सिखाना था वो तो मैं सिखाई दूँ, लेकिन ज़िंदगी में फिर कभी ऐसी गलती मत करना कि बिना सोचे समझे किसी के ऊपर गलत टिप्पणी करना। तो मैं यही सोच रही थी कि जब आदमी किसी से बल से बुद्धि से नहीं जीत पाता है तो फिर वो गलत रास्ते का प्रयोग करता है और किसी भी स्त्री को
जो अपने मर्यादा को तभी खोती है जब उसके मान सम्मान और चरित्र पर कोई लांछन लगाता है। तो उस टाइम जो मैं ये काम की, क्या ये उचित था, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। क्या मुझे चुप रह जाना चाहिए था उसके बातों पर, या जो मैं की उसके साथ वो सही था? अगर आप लोगों को सही लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ मैं सही थी, और अगर आप लोगों को गलत लगे तो बेझिझक मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ गलत थी। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि किसी को भी आप उतना ही परेशान करें जितना वो सामने वाला झेल सके और जितना उचित हो। इतना नहीं कि वो अपना आपा खो दे और आपका मुंह कान फोड़ दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे आपके अपने रिश्ते में हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, बीवी हो या पति हो, कोई भी अपनी मर्यादा को ना लांघे जिससे कि स्त्री को अपनी मर्यादा को लांघना पड़े। और जिस दिन स्त्री अपनी मर्यादा को लांघती है उस दिन आपको पता ही है तूफान आता है। आशा करती हूँ मेरी आज की ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और कुछ अच्छी बातें, अच्छी सीख भी मिली होगी। तो आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और विषय पे बात करते हुए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।